Welcome to Civil Circle. This is me, Sandeep Kumar H. I've done my BTech in Electrical and Electronics Engineering, and this year, 2016, it was my first attempt in UPSC Civil Service Examination. I love teaching and studying with others. And now, it's time for today's welcome quote. Give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 in sharpening the axe. A quote said by Abraham Lincoln, the 16th President of United States of America, and is famous for abolishing slavery from its country. And there goes our first subject, economics. Basically, I've divided this subject in 5 branches. First is the government, second is the banks, third is the trade, fourth it is infra, and fifth at last it is the sectors of economics. And the following are the subtopics in these 5 respective branches. But first of all, you should know what is economics. It is a study of human action and decision making process regarding wants and needs at micro and macro level. Basically, ह्यूमंस की जितनी भी एक्शंस हैं और डिसीजन है, चाहे वो पैसों को लेके हो या गुड्स को लेके हो या कोई भी उसकी और ज़रूरतें हों, सबसे पहले हम जूम इन करके देखेंगे ताकि इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो रहा हो पता चले. इसे हम माइक्रो लेवल कहेंगे. फिर एक जूम आउट करके देखेंगे ताकि हमें पूरे नेशन के लेवल पे क्या हो रहा हो ये पता चले. इसे हम मैक्रो लेवल कहेंगे. इस पूरी स्टडी को व्हाट वी कॉल इज इकोनॉमिक्स. And there goes our first branch in the subject, government. And in it, the first topic will be GDP, Gross Domestic Product. It is the market value of all finished goods and services produced within a country in a year. Let's break this definition so that we can understand more clearly. Simply, एक country की GDP को अगर consider करना है, उसको एक शॉपिंग मार्केट की तरह कंसिडर करो, जहाँ पे जो भी आइटम्स खरीदा जाता है उसको उसी टाइम पे बिलिंग काउंटर पे भेज दिया जाएगा. यहाँ पे सबसे पहले जो आइटम्स हैं वो कि फूड्स एंड कार है, उसको पास किया जाता है बिकॉज दे आर फिनिश्ड गुड्स और कंज्यूमेबल गुड्स. कंज्यूमर इसको फर्स्ट हैंड पे कंज्यूम कर लेते हैं या फिर कुछ टाइम के बाद कंज्यूम कर लेते हैं. द सेकेंड क्लास ऑफ आइटम्स जो हमारे पास है उसको पास नहीं किया जाता बिकॉज दे आर द इंटरमीडिएट गुड्स. फिनिश गुड्स जो कि पहले हमने डिस्कस किया था उसके प्रोडक्शन में ये यूज़ किया जाता है. सो दे आर प्रेजेंट इन वन वे और अनदर इन दिस फिनिश प्रोडक्ट्स. सो इसको अगर काउंट करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज जस्ट डबल काउंटिंग. वो एक्चुअल जीडीपी को करेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. एंड नाउ द थर्ड आइटम्स जो कि हमारे पास है उसको पास किया जाता है बिकॉज दे आर द कैपिटल गुड्स. अब ये तो पढ़ लिया कि कौन कौन से गुड्स हैं, बट इन सब के डेफिनेशंस क्या है. फिनिश्ड गुड्स, कंज्यूमर इनको डायरेक्टली परचेज करते हैं जस्ट फॉर कंजप्शन बेस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर गुड्स. एक इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस के एंड रिजल्ट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ये. सेकेंड, इट इज़ इंटरमीडिएट गुड्स. ये ऐसे गुड्स हैं जो कि कंज्यूमर इनको डायरेक्टली तो यूज़ नहीं करते बट दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर फाइनल गुड्स. एक इंडस्ट्री की सेमी फिनिश्ड इक्विपमेंट्स होते हैं ये जो कि दूसरे प्रोडक्ट के इनपुट में यूज़ किया जाएगा. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स. थर्ड, इट इज़ द कैपिटल गुड्स. ये ऐसे गुड्स हैं जो कि भैया खुद तो फाइनल गुड्स हैं ही बट दूसरे फाइनल गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में इन्हें यूज़ किया जाएगा. अब इन सब के एग्जाम्पल्स, फिनिश गुड्स के एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया, कार एंड फूड प्रोडक्ट्स. अब कंज्यूमर इनको डायरेक्टली परचेज करते हैं कंजप्शन के लिए. पहली बार में कंजप्शन हो जाएगा या फिर बाद में कंजप्शन होगा इनका. इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल, फ्लोर. मोस्ट ऑफ द ईटेबल प्रोडक्ट्स इनके इनपुट में कंज्यूमर फ्लोर यूज़ करते हैं. सिमिलरली इन स्टील, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कार मेकिंग प्रोसेस इन सब के इनपुट में स्टील कहीं ना कहीं यूज़ होगा.
कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल, लैपटॉप, पीसी एंड टूल्स। लैपटॉप, पीसी को यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर्स बनाने में। विदाउट द हेल्प ऑफ दीज लैपटॉप्स एंड पीसी ये सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स नहीं बनेंगे। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द मशीन्स के बिल्डिंग प्रोसेस में या फिर रिपेयरिंग में ये टूल्स यूज़ किए जाएंगे। बट इन सब का ये मतलब नहीं है कि इन सब फिनिश प्रोडक्ट को बैठ कर खोलोगे तो ये कैपिटल गुड्स निकलेंगे। बट क्या निकलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स निकलेंगे। कैपिटल गुड्स सिर्फ यूज़ करते हैं इन फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में। दे आर नॉट प्रेजेंट इन दीज फिनिश गुड्स। दैट्स व्हाट द मेन डिफरेंस लाइज बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब जीडीपी के अगले टर्म को ब्रेक करेंगे, प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। एक मैक लैपटॉप जो यूएस में प्रोड्यूस किया गया है, उसको हम इंडिया वाले अगर इंपोर्ट करेंगे तो वो यूएस के जीडीपी में काउंट होगा। और हम इंडिया वाले अगर कोई स्पाइस प्रोडक्ट्स यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। व्हाट मैटर मोस्ट इज कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री में प्रोड्यूस किया गया है, तो वो उस कंट्री की जीडीपी में काउंट होगा। अब हम जीडीपी के लास्ट टर्म को ब्रेक करेंगे, इन अ ईयर। एक न्यू कार अगर हम खरीदते हैं तो वो जीडीपी में काउंट होगा बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस ईयर ओनली। बट अगर हम ओल्ड कार खरीदते हैं इट विल नॉट बी काउंटेड इन जीडीपी बिकॉज वो ऑलरेडी पिछले वाले जीडीपी में काउंट हो चुका है, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस ईयर जीडीपी। डेफिनेशन तो खत्म हो गया, बट एक कंट्री की जीडीपी बढ़ती कैसे है? इट्स इन्फ्लेशन फ्रेंड्स। इन्फ्लेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोगों के पास जो मनी होगी, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, इट्स वैल्यू विल नॉट राइज बट उसकी क्वांटिटी विल शॉर्ट राइज। जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो खर्चा कहीं होगा, दैट इज कंजम्पशन विल बी इंक्रीज्ड एंड देयरफॉर डिमांड विल बी इंक्रीज्ड। जब एक साइड में डिमांड बढ़ता रहेगा तो दूसरे साइड में जो भी गुड्स सप्लाई किया जा रहा है उसकी प्राइसेस विल बी इंक्रीज्ड। देयरफॉर जो भी गुड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं उनकी प्राइस अब बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब जब इन गुड्स को जीडीपी में जब काउंट करेंगे तो व्हाट विल हैपन माय फ्रेंड्स इज दैट जीडीपी's ट्रू वैल्यू विल बी इंक्रीज वन। तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट के पास जो फैक्ट्स आएंगी वो एक हायर वैल्यू फैक्ट आएंगी जीडीपी में। अब जब जीडीपी को हम करंट प्राइसेस, मतलब राइट नाउ इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ गई है, तो करंट प्राइसेस के टर्म्स में जब काउंट किया जाएगा तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। बट असली चीज क्या है? असली चीज ये तो नहीं है कि महंगाई जो कि इन्फ्लेशन है उसकी वजह से जीडीपी बढ़ जाए। जीडीपी बढ़नी है तो क्वांटिटी शुड बी इंक्रीज्ड, दैट इज जो खरीदी है मार्केट में वो बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जो फूड एंड कार आइटम्स पे जो एक आइटम सिर्फ बिक रहा था अब दो बिक रहे हैं, या समझ लो दो से ज़्यादा बिक रहे हैं। तो इससे क्या होगा, टोटल जो प्राइस मनी है वो बढ़ेगी। अब इसके साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ जब प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बढ़ने लगेगी तो टोटल जो प्राइस वैल्यू होगा ऑफ दैट आइटम इट विल बी इंक्रीज्ड। पहले जो मैक का वर्जन था वो पुराना वर्जन था, अब नए वर्जन जो कि अपग्रेडेड वर्जन के साथ साथ उसकी प्राइस वैल्यू भी बढ़ गई है। अब ये जब मार्केट में बिकेगी तो टोटल प्राइस वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड एंड टोटल जीडीपी इंक्लूडिंग द क्वांटिटी राइज एंड ऑल्सो द क्वालिटी राइज, तो टोटल जीडीपी भी बढ़ेगी एंड व्हाट विल वी गेट इज द रियल जीडीपी, नॉट nominal GDP. And now we will look at some of the examples. अरहर दाल, इसकी प्राइस 2016 में 180 रुपये तक हो चुकी है। 2011 में इसकी वैल्यू मात्र 50 रुपये थी, जो मोर देन 3-fold जंप हुआ है। ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज इन्फ्लेशन, ऑल्सो नोन एज महंगाई। नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हाल फिलहाल में जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से जीडीपी को काउंट करेंगे। अब यहाँ पे 2016 में 180 रुपये पर किलो बिक रहा है, समझ लो 2000 किलो बिक गया तो टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी 3,60,000 रुपीज़। अब इसके साथ साथ रियल जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस को हम इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे एक बेस ईयर के हिसाब से हम काउंट करेंगे। मतलब उस ईयर में
जो दाम है उसके हिसाब से हम काउंट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट 2011 ईयर को बेस ईयर ऐसे काउंट करती है। तो 2011 में अरहर दाल की वैल्यू कितनी है? सिर्फ 50 रुपीज़। तो 50 इंटू 2000 विल बी काउंटेड एंड दैट्स ओनली 1 लाख रुपीज़। जब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमें मिलेगा उसे हम जीडीपी डिफ्लेटर कहेंगे। नॉमिनल जीडीपी हमें मिल गया 3,60,000, रियल जीडीपी मिल गया 1 लाख। अब 3,60,000 और 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो होगा 3.6। दैट इज अ जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ दैट कंट्री राइट नाउ। मतलब जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली प्राइस राइज को दिखाता है, मतलब महंगाई को दिखाता है। बट इन्फ्लेशन से ये कैसा अलग है? सारे नए घर के बनाए हुए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को उसकी जब प्राइस लेवल को जब मेजर करेंगे तो हमें उस इकोनॉमी का जीडीपी डिफ्लेटर मिलेगा। यहाँ पे घर के बनाए हुए मतलब उस कंट्री में जो भी प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं। अब इसके साथ साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे सारे गुड्स एंड सर्विसेज को सबसे पहले एक बास्केट में डालेंगे, उन सबका पहले एक वेटेड एवरेज निकालेंगे, फिर उनके प्राइस लेवल को मेजर करेंगे तो जो मिलेगा वो होगा उस इकोनॉमी का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे हम। सबसे पहले जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर सारे गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करेंगे, बट इनके अंदर कोई भी इंपोर्ट्स काउंट नहीं होगा, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए। जबकि सीपीआई के अंदर जो भी कंज्यूमर खरीदता है, चाहे वो फॉरेन गुड्स हो या फिर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हो, इट डजंट मैटर, सारे गुड्स को वो सारे कंज्यूमर गुड्स को वो काउंट करता है। जो सेकेंड डिफरेंस है जो हम देख सकते हैं वो ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करता है जीडीपी डिफ्लेटर, जबकि सीपीआई ओनली कंज्यूमर गुड्स को मेजर करता है, जो कुछ भी कंज्यूमर खरीदा है उसके अलावा कुछ नहीं। अब हम इंडिया की जीडीपी का ग्राफ देखेंगे ऑन द बेस ऑफ करंट यूएस डॉलर्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्राफ स्टेडली इंक्रीज हो रहा है एंड आफ्टर 2000 द स्लोप हैज इंक्रीज शार्पली except a few cases, and in 2015 its value is in 2.074 trillion US dollars. And next, it is a graph of India's GDP growth on a percentage annual basis. Here we can see that the highest growth that India has ever touched was in 2010, that's of 10.3, and in 2015 it was 7.57. From this graph, we can see that there are 4 incidents where India has crossed the zero bar negatively. The maximum one was in 1979, that's of minus 5.24. And the rest incidents are in 1972, 1966 and 1965. And lastly, let's look at the graph of India's consumer price index on a percentage annual basis. Here we can see that in 2015, India touched an inflation rate of 5.87. And in this graph, we can clearly see that a majestic inflation rate of 28.6 has happened in 1974. Now, we'll be studying what is the formula for growth rate. Its value is equal to final value minus initial value upon initial value. When initial value decrease, growth rate increase. This effect is known as base effect. Suppose 2014 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 100 थी, अगले साल में इसकी वैल्यू अब बढ़ गई है 110 तक। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देयर इज अ 10% इंक्रीमेंट। एंड द नेक्स्ट ईयर 2016 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू अब 115 हो चुकी है।
अगर आप 2016 को 2015 से कंपेयर करेंगे, देयर इज अ 0.45% इंक्रीमेंट, सच ए स्मॉल इंक्रीमेंट। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बेस इफेक्ट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनिशियल वैल्यू अब बढ़ेगी, मतलब 2015 की वैल्यू बढ़ चुकी है 110 तक, तो ग्रोथ रेट क्या होगा? ग्रोथ रेट कम होगा। दैट्स वाई देयर इज ओनली अ 0.45% इंक्रीमेंट। बट एक्चुअली 2016 value, it should be compared with 2014 value. Then there is a 15% increment. Apart from this, we should know that consumer price index ये आखिर बनाता कौन है? It's actually made by CSO, Central Statistics Office, which is under the wing of National Statistics Office. ये पूरी बॉडी मॉस्पी के अंडर है, Ministry of Statistics and Program Implementation. And that's it, guys. Today topic which we have covered is GDP, its basic definition, inflation and its basic concept, nominal versus real GDP, GDP deflator, growth and growth rate, and base effect. And in the next video, the topics which we'll be covering is GDP, how it's calculated, and the rest terms, GNP and NNP, and other indexes also. Factor cost will be covered, and along with it, demand and supply, its basic concepts will be covered. Thank you for being in this platform. Materials will be provided regularly, so do check it, guys. Subscribe to Civil Circle and share this video to all your fellow friends who are preparing for this prestigious examination. Thank you and have a nice day.